हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर साउंड का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ नॉइस एंड म्यूज़िक। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हमने 4 टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी किया था। कौन कौन से? तो मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग्ड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्लेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन चारों ही टाइप्स को हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशन में, और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। नया टॉपिक कौन सा है? यही वाला, नॉइज़ एंड म्यूज़िक। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि नॉइज़ क्या चीज़ है, म्यूज़िक क्या चीज़ है, नॉइज़ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, म्यूज़िक को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, नॉइज़ कैसे प्रोड्यूस होती है और म्यूज़िक कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को हो गया होगा एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे नॉइस एंड म्यूज़िक टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन आवर डेली लाइफ, यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, है ना। हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें सुबह सो कर के जल्दी से उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि हमें स्कूल जाना है, स्कूल के लिए हमें रेडी होना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपनी अलार्म क्लॉक में सुबह 7 बजे का अलार्म लगा देंगे। जैसे ही सुबह के 7 बजेंगे हमारी जो अलार्म क्लॉक है वो बजने लगेगी। तो अलार्म क्लॉक की जो आवाज़ है, उससे जो साउंड है वो आप सुनोगे और सुन करके हम उठ जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। फिर सपोज़ हमारी जो मम्मा है वो हमारे लिए सुबह सुबह जूस रेडी कर रही हैं, तो जूस बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिक जूसर का यूज़ कर रही हैं। तो जैसे ही वो जूसर चलेगा उसकी आवाज़ निकलेगी। आवाज़ कौन सुनेगा? तो हम ही सुन लेंगे। इसके अलावा हमारे घर में सुबह सुबह टीवी चल रही है या सपोज़ रेडियो चल रहा है, तो रेडियो या टेलीविज़न की जो आवाज़ है वो भी हम सुन लेंगे। फिर इसके बाद में हम रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए, हमारी स्कूल बस भी आ गई है। हम अपनी स्कूल बस में बैठ गए, मतलब हम अपने घर से बाहर निकले, स्कूल बस में बैठ गए, और अब हम कहाँ आ चुके हैं? रोड पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। तो रोड पे तो आपको कई तरह की गाड़ियाँ दिखने वाली हैं, है ना। कई तरह के आपको व्हीकल्स दिखेंगे। उन सभी व्हीकल्स के पास क्या होंगे? उनके हॉर्न होंगे। तो हॉर्न्स के बजने की आवाज़ भी हम सुन लेंगे। इसके अलावा गाड़ियों के जो इंजन्स होते हैं, जब वो चलते हैं तो इंजन से भी आवाज़ निकलती है, तो इंजन की भी आवाज़ हम सुन लेते हैं। इसके अलावा हम सपोज़ कहाँ पहुँच गए हैं? अब अपने स्कूल पहुँच गए हैं, ठीक है। तो स्कूल में हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, वो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनकी कॉन्वर्सेशन की साउंड भी हम सुनते हैं। इसके अलावा स्कूल बेल जो होती है वो बजती है, तो बेल की जो आवाज़ है वो भी हम सुनते हैं। तो कुल मिला करके आप बोल सकते हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है। नाउ सम ऑफ दीज साउंड्स आर अनप्लेजेंट टू हियर। अब इतनी सारी आवाज़ें जो कि हमने एक दिन में सुनी हैं, उन सभी आवाज़ों में से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनप्लेजेंट होती हैं सुनने में, यानी कि उनको सुन के हमें जो ना अच्छा नहीं लगता। Whereas other sounds are pleasant to hear, और कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे घर में जो टीवी है ना, उसमें हमारा एक फेवरेट सॉन्ग आ रहा है, और उस सॉन्ग का जो सिंगर है वो भी कैसा है? हमारा फेवरेट है। तो उस सिंगर की जो आवाज़ होगी, उस सिंगर की जो साउंड होगी, वो हम बहुत ही इन्जॉय कर रहे होंगे, है ना। और वहीं पे हमारे सपोज़ घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब वो बेबी को पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से रोने लग गया। तो उसके रोने की जो आवाज़ होगी, क्या वो हम इन्जॉय कर पाएंगे? भाई टीवी पे जो भी आपका गाना आ रहा था, जो भी आपके फेवरेट सिंगर की परफॉर्मेंस चल रही थी, उस सिंगर की आवाज़ को सुन के, साउंड को सुन के आप उस साउंड को इन्जॉय कर रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था, है ना। सिंगर की जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड है, वो आपके लिए प्लेजेंट थी, सुनने में आपको अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है, वो जैसे ही रोने लगा, तो उसके रोने से जो आवाज़ निकल रही है, वो आवाज़ हमें अनप्लेजेंट, वो हमारे लिए प्लेजेंट नहीं है, वो हमारे लिए अनप्लेजेंट है ना। सुनने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम कोशिश करेंगे कि बच्चा जल्दी से चुप हो जाए, ये रोना बंद कर दे, ताकि इसकी जो आवाज़ है वो आनी बंद हो जाए। ऑब्वियस सी बात है।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी गई है कि हम डेली बेसिस पे डेली लाइफ में कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। उनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो अनप्लेजेंट होती है सुनने में, और वहीं बाकी कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि सुनने में अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट होती हैं। सो द अनप्लेजेंट साउंड्स अराउंड अस आर कॉल्ड नॉइस। अब देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन करोगे और इसके ऊपर स्टार मार्क कर दोगे। क्यों मार्क कर दोगे भाई स्टार? क्योंकि ये क्या है, नॉइस की डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि डिफाइन नॉइस, तो आप नॉइस को कैसे डिफाइन करोगे? कुछ ऐसे ही कि जो अनप्लेजेंट आवाज़ें होती हैं अराउंड अस, हमारे आसपास जो अनप्लेजेंट आवाज़ें होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, नॉइस। तो फेवरेट सिंगर की जो आवाज़ है ना, उसको आप, जिसको कि आप इंजॉय कर रहे हो, वो आपके लिए कैसी है, प्लेजेंट है। लेकिन बच्चे की रोने की जो आवाज़ है वो आपके लिए क्या है, अनप्लेजेंट है। तो बच्चे की रोने की जो आवाज़ है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक नॉइस हो जाएगी। नॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शोर। ठीक है, तो वो जो बच्चा रो रहा है ना, तो उसके रोने से आपको रियलाइज़ होगा कि शोर मच रहा है, शोर हो रहा है, क्योंकि उसके रोने की जो आवाज़ है वो हमारे लिए सुनने में अच्छी नहीं है, वो अनप्लेजेंट है। इसलिए उसको हम चुप कराने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आवाज़ थोड़ी बंद हो जाए। नॉइस इज़ अनवांटेड साउंड कंसिडर्ड अनप्लेजेंट, लाउड और डिसरप्टिव टू हियरिंग। तो आप बोल सकते हो कि नॉइस क्या है, एक अनवांटेड साउंड होती है। भाई देखो, किसी भी तरह का शोर हम जानबूझ के तो नहीं जो है ना उसको चाहेंगे। जैसे कि सपोज़ हमारे घर के बगल में जो है ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बन रही है, या सपोज़ हम बोल रहे हैं कि रोड ही बन रही है। तो रोड बनने में ऑब्वियसली बातें मशीन्स चलती हैं, बिल्डिंग को बनाने में भी हम बोलते हैं कि मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो मशीन से हम बोलते हैं, वो मशीन्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो उनसे बहुत ज़ोर से हम बोलते हैं कि आवाज़ें आती हैं। अब डेफिनेटली वो जो आवाज़ें हैं वो हम चाहेंगी तो नहीं ना कि वो आवाज़ें हमारी कान तक पड़ें या उन आवाज़ों को हम सुने। वो आवाज़ें हमारे लिए कैसी हैं, अनवांटेड हैं, जिनको कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमें सुनाई दे रही हैं। क्यों सुनाई दे रही? क्योंकि हमारे जो कान है ना, जो ये सही सलामत है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो चाहे जैसी भी आवाज़ हो, अच्छी लग रही हो चाहे ना अच्छी लग रही हो, हमारे कान सभी आवाज़ों को सेंस करते हैं। तो नॉइस क्या है, एक अनवांटेड साउंड है, कंसिडर्ड अनप्लेजेंट, है ना, जो कि जिसको कि हम क्या कंसिडर करते हैं, अनप्लेजेंट। कि हाँ, एक आप बोल सकते हो कि अनवांटेड साउंड जो कि कैसी होती है, सुनने में अनप्लेजेंट होती है, प्लस हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, लाउड भी है, बहुत तेज़ आवाज़ भी है। जैसे कि बच्चा रो रहा है, अभी तो शुरुआत में वो धीरे धीरे रो रहा था, अब अचानक से जो है ना वो तेज़ तेज़ रोने लगा, तो उसकी जो लाउड साउंड है, क्या वो अच्छी लगेगी आपको सुनने में? क्या बच्चे की तेज़ आवाज़, रोने वाली आवाज़ आपको म्यूज़िक लगेगी सुनने में? ऑफ कोर्स नॉट। तो सीधी सी बात है, नॉइस क्या है, एक अनवांटेड साउंड है जिसको कि हम अनप्लेजेंट साउंड कंसिडर करते हैं। इसके अलावा ये बहुत लाउड भी होती है, काफ़ी तेज़ भी होती है, और डिसरप्टिव टू हियरिंग, यानी कि सुनने में आप बोल सकते हो कि एक बाधा लेकर के आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे फेवरेट सिंगर का गाना बज रहा था, तो उसकी आवाज़ को हम एंजॉय कर रहे थे, अचानक से वो बच्चा रोने लगा, तो उसके रोने से कहीं ना कहीं आप जो चीज़ सुन रहे होंगे तो सुनने में एक बाधा आएगी कि नहीं आएगी, एक रुकावट आएगी नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने फेवरेट सिंगर का गाना जो है ना एंजॉय कर रहे थे, अब सामने से हम बोल रहे हैं कि बहुत 2-3 कार आ गई हैं और वो खूब ज़ोर ज़ोर से जो है ना हॉर्न अपने ब्लो करने लगी हैं। तो होगा क्या कि जो भी आप गाना सुन रहे होंगे ना, सुनने में आपको अब थोड़ी दिक्कत आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि गाड़ियों में जो हॉर्न बज रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बज तो रहे हैं, वो ब्लो तो कर रहे हैं उनको हॉर्न्स को, लेकिन जो आवाज़ निकल रही है ना हॉर्न्स को ब्लो करने के दौरान, वो आवाज़ कैसी है, बहुत ही लाउड है, बहुत ही ज़ोर से आ रही है। और ऐसी लाउड साउंड के चक्कर में, लाउड साउंड के कारण हम जो अपनी फेवरेट सिंगर की म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे, उसके गाने को एंजॉय कर रहे थे, अब वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही आवाज़ें कहीं ना कहीं मिक्स हो रही हैं। हमारे सिंगर की आवाज़ भी मिक्स हो रही है और जो हॉर्न, जो गाड़ी में जो हॉर्न बज रहा है उस हॉर्न की आवाज़ भी क्या हो रही है, सब कुछ मिक्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं सुनने में दिक्कत तो होगी ना आपको। तो सीधी सी बात है, जो भी अनप्लेजेंट साउंड्स जो होती हैं अराउंड अस, उसे हम कहते हैं नॉइस। नॉइस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक अनवांटेड आवाज़ होती है जिसको कि हम अनप्लेजेंट कंसिडर करते हैं, ये लाउड भी होती है और डिसरप्टिव होती है टू हियरिंग। फिर इसके बाद में इतना समझ में आ गया, नॉइस को डिफाइन करना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि
नॉइस आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो भाई, सीधी सी बात है, माना कि नॉइज़ हमारे लिए अनप्लेजेंट है, काफ़ी ज़ोर से आती है, वो आवाज़ लाउड होती है, सुनने में जो है ना दिक्कत लेकर के आती है, लेकिन ये नॉइज़ है क्या, ये एक साउंड ही तो है ना। और अभी तक हमने इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। इनफैक्ट ये जो हमारा टॉपिक है ना, नॉइज़ एंड म्यूज़िक, ये हमारे चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारा जो नॉइस है वो भी क्या है, एक साउंड ही तो है ना। अब हम सबको पता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो नॉइस भी हम बोलेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होगी, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस से ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि नॉइस भी क्या है, एक साउंड ही है। और साउंड को प्रोड्यूस करने का एकमात्र तरीका क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशंस से आप बोल सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, नॉइस आ रही है, इसका मतलब क्या कि नॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट ही कर रहा है। कैसे, चलो देखते हैं। नॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इर्रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या जो भी ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो कि वाइब्रेट कर रहा है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वो वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसमें। और इर्रेगुलर वाइब्रेशंस के कारण ही जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है ऑब्जेक्ट से, वो आवाज़ क्या हो चुकी है, लाउड हो चुकी है, अनवांटेड हो चुकी है, अनप्लेजेंट हो चुकी है, यानी कि वो आवाज़ क्या बन चुकी है, एक नॉइस बन चुकी है। आई बात समझ में। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, लेकिन वाइब्रेशंस कैसे होंगे, इर्रेगुलर होंगे, तो हम बोलेंगे कि क्या प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्जेक्ट, नॉइस प्रोड्यूस करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये इर्रेगुलर वाइब्रेशंस का क्या मतलब होता है। चलो उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है कि साउंड क्या होती है, बेसिकली साउंड को हम वेव भी तो बोलते हैं ना। तो साउंड वेव को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्योर नोट की साउंड वेव है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो साउंड वेव आई है, ये कैसी है, किस तरह की आवाज़ की, किस टाइप के साउंड की ये साउंड वेव है, अ लाउड हाई पिच्ड नोट, ठीक है। यानी कि लाउड, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस सेशन में जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी साउंड की, उनमें से एक हमने पढ़ी थी लाउडनेस, और दूसरी हमने पढ़ी थी क्या, पिच, ठीक है ना। क्वालिटी भी हमने पढ़ी थी, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वालिटी को फोकस नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे लाउडनेस की और पिच की। तो लाउडनेस हमने देखा था कि लाउडनेस किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट होती है, कि अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का ज़्यादा है तो जो लाउडनेस है वो भी बढ़ जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का कम है तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के लिए या पिच के लिए हमने क्या देखा था, साउंड की जो पिच है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अगर वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो साउंड की पिच कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, कम है, तो पिच भी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस होता क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं वाइब्रेशंस की। इसके अलावा एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी हो जाएगी कम। इतना समझ में आया, याद आ गया सबको। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसा नोट हमने लगाया है जो कि कैसा है, बहुत ही लाउड है, और प्लस हम बोल रहे हैं कि उसकी पिच भी कैसी है, ज़्यादा है, एक तीखी सी एक हमने तीखा सा सुर लगाया है, यानी कि जिसकी पिच ज़्यादा है और वो काफ़ी लाउड भी है। लाउड का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन से, ऑब्जेक्ट अपनी मेन, भाई अगर लाउडनेस ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का ज़्यादा है, और एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का ज़्यादा है मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो कि कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हमने क्या ले ली है,
एक मीन पोजीशन ले लिए। अब हम बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा नोट है, ये एक ऐसी आवाज़ है जो कि कैसी है, लाउड है और हाई पिच्ड है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखो एम्पलीट्यूड कैसा मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। देखो इतना सारा आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है। आई बात यहाँ पे आपको समझ में। इसके अलावा अगर हम बोल रहे हैं कि हाई पिच्ड नोट है, इसका मतलब क्या, हाई पिच्ड अगर साउंड, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपको वाइब्रेशंस की ज़्यादा ही मिलेगी। देखो ना यहाँ पे, अगर ये पूरा कितना है, 1 सेकेंड है, ये पूरा कितना है, अगर 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में देखो कितनी ज़्यादा आपको नंबर ऑफ वेव्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं 1 सेकेंड में, और अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज़्यादा, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इसका मतलब क्या कि पिच हो जाएगी ज़्यादा। तो ये किस तरह की साउंड वेव है, एक लाउड और एक हाई पिच्ड साउंड की साउंड वेव है। अब अगर हम बात करें इसकी बगल वाली की, बगल वाली में क्या है, अ सॉफ्ट हाई पिच्ड नोट, यानी कि ये एक ऐसी आवाज़ है, ये एक ऐसी नोट है जो कि सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब क्या, लाउड की अपोजिट। ये जो आवाज़ थी वो कैसी थी, लाउड थी। अब ये कैसी है, ये लाउड नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये फीबल है। लेकिन हाँ, हाई पिच्ड नोट है या हाई पिच्ड आवाज़ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा होगी लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, हम ये बोल रहे हैं ना कि आवाज़ सॉफ्ट है, तो आवाज़ सॉफ्ट कब होती है, जब एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का कम होता है। तो देखो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस कम मिलेगा। अगर आप इन दोनों आवाज़ों को कंपेयर करोगे, इन दोनों साउंड वेव्स को अगर आप कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड देखो ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे देखो छोटू सा एम्पलीट्यूड है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड कैसा है, कम है, इसका मतलब साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट होगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो भैया, फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है। 1 सेकेंड में देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या, हाई पिच्ड आवाज़ हो जाएगी। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, मीन पोजीशन में यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये रही क्या, मीन पोजीशन। अब ये आवाज़ कैसी है, लाउड तो है लेकिन लो पिच्ड है। लाउड है इसका मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा मिलेगा वाइब्रेशंस में। लो पिच का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको कम मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपको कम दिख रहे हैं। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम मिलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम है 1 सेकेंड में, इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी कम मतलब क्या, लो पिच्ड आवाज़। तो लाउड तो है ये, लेकिन पिच कम है इस आवाज़ की। और अगर हम बात करेंगे किसकी, इसकी, इधर पे भी मैं मीन पोजीशन बता देती हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे आपको कम ही दिखाई दे रहा है ना। इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको साउंड वेव्स में कम दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं 1 सेकेंड में, वो भी कैसे हैं, कम है। यानी कि लाउड भी नहीं होगी ये आवाज़ क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब क्या कि पिच भी कम होगी। तो ये एक सॉफ्ट और लो पिच्ड आवाज़ है। इतना समझ में आया। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में वो रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया, ये सब मैं आपको क्यों पढ़वा रही हूँ, क्योंकि हमें ये समझना है कि नॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में हम ये भी समझेंगे कि म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि नॉइस कैसे प्रोड्यूस होगी, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट तो करेगा लेकिन वाइब्रेशंस उसकी कैसी होंगी, इर्रेगुलर होंगी। तो जब इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होती हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि नॉइस का प्रोडक्शन होता है। सवाल ये है कि आखिर कोई भी वाइब्रेशंस इर्रेगुलर कब कहलाएंगी। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी है, ये है एक नॉइस की साउंड वेव, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे अलग अलग वेव्स को, तो आपको जो है ना कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा। देखो वाइब्रेशंस को हम रेगुलर कब बोल सकते हैं या इर्रेगुलर हम कब बोल सकते हैं, जब एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी हर किसी पैटर्न में चेंज हो। आई बात समझ में। हम वाइब्रेशंस को इर्रेगुलर कब बोलेंगे, जब वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या हो, चेंज होते रहें और बहुत ही अजीब से पैटर्न में चेंज हो रहे हैं। या आप ये बोल सकते हो कि कोई उनके चेंज होने का पैटर्न है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर किसी
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन वाइब्रेशंस को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होना चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई डेफिनेट, कोई फिक्स्ड पैटर्न तो हो। यहाँ पे हम क्या दिखाई दे रहा है हमें कि वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं वो बेसिकली चेंज तो हो रहे हैं, है ना, लेकिन उनका जो चेंज है वो रेगुलर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड, अगर मैं यहाँ पे एक मेन पोजीशन बना दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ गया, बहुत कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर यहाँ पे बहुत बढ़ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, फिर इसके बाद में बढ़ गया और बढ़ गया, फिर कम हो गया, बढ़ गया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे डेफिनेटली वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो चेंज है वो किसी रेगुलर पैटर्न में नहीं है। कभी भी बढ़ रहा है, कभी भी कम हो रहा है, कभी भी और बढ़ रहा है, कभी भी और कम होता जा रहा है, कुछ यहाँ पे फिक्स पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की भी, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी चेंज कैसे हो रही है, किसी रेगुलर पैटर्न में चेंज नहीं हो रही है। कभी बढ़ रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा बढ़ गई, कभी ज़्यादा ही कम हो गई, कुछ इस तरीके से। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड को और फ्रीक्वेंसी को चेंज होने का हक नहीं है, हो सकते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में चेंज हो लेकिन किसी फिक्स्ड पैटर्न में चेंज ना हो, तो उन वाइब्रेशंस को हम क्या बोल देते हैं, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस बोल देते हैं। और ऐसे ही इर्रेगुलर वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, नॉइस प्रोड्यूस होती है। कभी हमें लगता है कि आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी, जो पिच है वो बहुत ज़्यादा है, कभी कम हो गई, कभी आवाज़ ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लाउड है, इतनी लाउड है कि जो है ना सर दुखने लगा है, और फिर इसके बाद में कभी लाउडनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो कुल मिलाकर के इस केस में ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में वो किसी डेफिनेट पैटर्न में नहीं हो रहा है, वो किसी फिक्स पैटर्न में चेंज नहीं हो रहा है, हर कुछ हुआ जा रहा है। तो ऐसे इर्रेगुलर वाइब्रेशंस से ही हम बोलते हैं कि नॉइस प्रोड्यूस हो जाएगी। इतना क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है? Now some of the examples of noise are as follows. अब हम कुछ examples देख लेते हैं noise के। Running of mixer and grinder in the kitchen produces noise. Blowing of horns of motor vehicles like cars, buses, trucks, etc. causes noise. Busting of crackers, फटाके फोड़ोगे तो क्या बोलते हैं, शोर तो मचेगा ना, noise तो आएगी ही। Produces noise. Barking of dogs produces noise. डॉग्स जब बार्क करते हैं तो उनके भी बार्किंग से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। शटरिंग ऑफ ग्लास प्रोड्यूसेस नॉइज़, यानी कि जब ग्लास टूटता है तो टूटने से भी आवाज़ निकलती है, और वो आवाज़ डेफिनेटली कोई मेलोडियस नहीं होती है, वो नॉइसी होती है। इसके अलावा टेकिंग ऑफ, लैंडिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स कॉजेज नॉइज़। एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, जब वो रनवे पे लैंड करता है, जब वो फ्लाई करता है, तो इन तीनों ही केसेस में आवाज़ निकलती है। और वो आवाज़ कैसी होती है, वो साउंड्स कैसी होती हैं, वो अनप्लेजेंट होती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती, बहुत ही लाउड होती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि वो क्या है, नॉइसी हैं। इसीलिए देखो दो चीज़ें हैं, एयरपोर्ट को कभी भी रेसिडेंशियल एरिया में नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? पहली चीज़ तो यह है कि एयरपोर्ट को बनाने में काफ़ी बड़ा एरिया लगता है लैंड का, है ना, रनवे वगैरह बनाना पड़ता है। जब तक रनवे प्रॉपर लेंथ का नहीं होगा, डिस्टेंस का नहीं होगा, जो प्लेन है वो प्रॉपर जो है ना उस पर दौड़ नहीं पाएगा। और एक सर्टेन, देखा जाए तो जितने भी हमारे जो प्लेन्स होते हैं ना, एरोप्लेन्स, जब भी वो आप बोल सकते हो कि टेक ऑफ करते हैं, तो टेक ऑफ के पहले वो सर्टेन डिस्टेंस जो है ना रनवे पे कवर करते हैं, और वो डिस्टेंस कवर करने के बाद ही वो फिर आसमान में उड़ना शुरू करते हैं। तो क्योंकि रनवे वगैरह बनाना है, जिसके कारण काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है। एयरपोर्ट की जो खुद की बिल्डिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो कुल मिलाकर के एरिया बहुत बड़ा चाहिए होता है। तो इतना बड़ा एरिया किसी रेसिडेंशियल एरिया में पॉसिबल नहीं होता है मिलना, या अगर मिल भी जाएगा तो भी वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो है ना अलग अलग फ़्लाइट्स जो हैं, कभी टेक ऑफ हो रहा है, कभी लैंड हो रही हैं, तो कुल मिलाकर के काफ़ी शोर होने वाला है।
तो इतना शोर रेसिडेंशियल एरिया में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में देखो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स वगैरह भी हैं जो कि हो सकता है कि हॉस्पिटल में हो, या ये भी हो सकता है कि वो घर पे ही रेस्ट करे, तो डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने की सलाह देते हैं। अब अगर लगातार कानों में शोर होता रहेगा, शोर आता रहेगा, तो कोई इंसान रेस्ट कैसे कर पाएगा, और अगर वो रेस्ट नहीं कर पाएगा ठीक से तो उसकी जो बीमारी है वो ठीक कैसे होगी। इसके अलावा स्कूल वगैरह जो होते हैं उसमें बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो अगर लगातार शोर होता रहेगा तो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगेगा, वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो पढ़ाई ठीक से होगी नहीं। तो कुल मिलाकर के रेसिडेंशियल एरियाज़ में हम बोलते हैं कि एरोप्लेन्स वगैरह या एयरपोर्ट्स वगैरह नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, द वेरियस साउंड्स कमिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्शन साइट वेयर अ बिल्डिंग इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो नॉइस। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, वहाँ से भी जो तरह तरह की आवाज़ें आती हैं वो भी क्या है, नॉइसी है। If in a classroom all the students start talking together loudly, the sounds thus produced will be called noise। अब कहने को तो बातचीत करना हमें अच्छा लगता है ना, आप बोल सकते हो कि दोस्तों से बात करना, स्कूल जाना, है ना, दोस्तों से मिलना, उनसे बातचीत करना हमें अच्छा लगता है। लेकिन आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अगर वो सब के सब एक साथ बात करने लग जाएं तो जो भी सबकी जो आवाज़ें निकल रही हैं वो क्या हो जाएंगी, काफ़ी लाउड हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि ऐसी लाउड आवाज़ सुनने में ऑब्वियस सी बात है अनप्लेजेंट होती है, सुनने में कोई अच्छी तो लगती नहीं है। तो इतने सारे बच्चों की जो आवाज़ निकल रही है वो आवाज़ क्या बन जाएगी, एक नॉइज़ बन जाएगी। तो इसके अलावा क्या है, वी डू नॉट एन्जॉय हेयरिंग द अनप्लेजेंट साउंड्स ऑफ नॉइज़। ऑब्वियस सी बात है, नॉइज़ को सुनना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसको हम एंजॉय नहीं करते हैं सुनना। अ नॉइसी साउंड कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू द ईयर्स। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जो नॉइसी साउंड होगी वो क्या करेगी, हमारे कानों में एक डिस्कम्फर्ट लेकर के आएगी। क्योंकि देखो कोई भी साउंड हो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपने कानों से बोलते हैं कि भाई जो भी आवाज़ें हैं ना उनको आप फ़िल्टर कर लिया करो, कि जो अच्छी आवाज़ें होंगी आप केवल उनको अंदर जाने दिया करो, और जो ऐसी लाउड या जो अनप्लेजेंट आवाज़ें होगी उनको आप कान के अंदर लिया ही मत करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी जिस भी तरह की आवाज़ें आ रही हैं, अच्छी बुरी, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, लाउड, या आप बोल सकते हो कि सॉफ्ट फीबल, कुछ जैसी भी आवाज़ें आ रही हों, उन सभी आवाज़ों को सुनने का जिम्मा किसका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, हमारे कानों की ही होती है, ठीक है। तो अगर लाउड साउंड आएगी या नॉइस हमारे कान सेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कानों के लिए क्या होगा, एक डिस्कम्फर्ट हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा गया है, अच्छा नॉइस यहीं तक हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि नॉइस का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, नहीं, अगला जो हमारा सेशन होगा वो नॉइस पोल्यूशन पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम नॉइस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा कि नॉइस क्या करती है, हमारे कानों के लिए एक डिस्कम्फर्ट कॉज करती है। तो एग्जैक्टली क्यों कोई नॉइस डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही है हमारे कानों के लिए, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो नॉइस के लिए नॉइस के बारे में अभी इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम बात करते हैं किसकी, एक और टॉपिक की, जो कि है कौन सा, म्यूज़िक। अब जैसे हमने नॉइस को समझा है वैसे ही हम म्यूज़िक को भी समझते हैं, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। द साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हेयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स, या म्यूज़िक, वो वाली आवाज़ें जो कि सुनने में अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, म्यूज़िक। भाई जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको आपके फेवरेट सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, उसका जो भी गाना आ रहा होगा वो आप उसको इन्जॉय कर रहे होंगे, तो वो जो गाना है ना उसका वो बेसिकली है क्या, म्यूज़िक ही तो है। उस म्यूज़िक को आप क्या कर रहे हो, एंजॉय कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है। म्यूजिकल साउंड्स या म्यूजिक आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि चलो म्यूज़िक को हमने सिंपल से एक सेंटेंस में डिफाइन कर दिया कि भाई वो आवाज़ें जो कि सुनने में अच्छी लगती हैं, प्लेजेंट होती हैं, मेलोडियस होती है, उसे हम बोल देते हैं म्यूज़िक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि म्यूज़िक प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि हमने नॉइस में देखा था कि ऑब्जेक्ट के इरेगुलर वाइब्रेशंस से नॉइस प्रोड्यूस होता है, तो म्यूज़िक कब प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि म्यूजिकल साउंड्स या म्यूजिक आर प्रोड्यूस बाय द रेगुलर वाइब्रेशंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, और वो वाइब्रेशंस कैसे हैं, वो हैं रेगुलर वाले। कैसे हैं, रेगुलर वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, नीचे नॉइस की जो साउंड वेव है वो दी गई है, ऊपर हम बोल रहे हैं कि म्यूज़िक की साउंड वेव दी गई है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था नॉइस के बारे में कि जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं उन वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड
या जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ये पूरा कंपेयर करके जो मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे देखो इस वाले को छोड़ करके, नॉइस वाले को छोड़ करके, ये जो हमने कुछ 4-5 साउंड वेव्स पढ़ी थी, है ना, किसी की लाउडनेस कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की पिच कम है, किसी की पिच ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको जो भी वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उन वाइब्रेशंस में जो भी एम्पलीट्यूड है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, वो सब आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा। कि इस पूरी, आप बोल सकते हो कि साउंड वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, देखो एक जैसा है ना। इस पूरी साउंड वेव में जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, एक जैसा है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो है, लेकिन ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड आपको थ्रू आउट दी साउंड वेव मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर बहुत ही कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। माना कि यहाँ पे वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है, लेकिन यही ज़्यादा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट दी साउंड वेव। पूरी साउंड वेव में आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा 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 ऐसे ही मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इस वाली साउंड वेव की, तो डेफिनेटली इस वाली साउंड वेव में जो बेसिकली जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, कम है, तभी तो ये आवाज़ कैसी है, सॉफ्ट है। तो माना कि यहाँ पे वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा है, कम है, लेकिन ये कम एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट दी साउंड वेव। ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में एम्पलीट्यूड कम है, फिर बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, फिर बहुत कम हो जाएगा, और हम बोलते हैं कि आगे जाकर के शायद और कम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो ये कम एम्पलीट्यूड थ्रू आउट दी साउंड वेव आपको मिलने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी, फ्रीक्वेंसी की, तो इस साउंड वेव में मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है पर सेकेंड वो कैसे हैं, ज़्यादा है। इसका मतलब इस साउंड वेव में जो वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, ज़्यादा है। तो भले ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि थ्रू आउट दी साउंड वेव आपको फ्रीक्वेंसी कैसी मिलेगी, ज़्यादा तो मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट रहेगी। ज़्यादा मतलब ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़ की है, तो पूरी साउंड वेव में आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी। पूरी साउंड वेव में आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि 50 हर्ट्ज़, फिर 20 हर्ट्ज़, फिर 25 हर्ट्ज़, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाली साउंड वेव की, तो डेफिनेटली इस वाली साउंड वेव में मुझे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की कम नज़र आ रही हैं। भले ही कम हो, लेकिन ये कम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द साउंड वेव। आई बात समझ में? तो इन एग्जाम्पल्स में, इन चारों एग्जाम्पल्स में वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है या जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आप बोल सकते हो कि एक तरह से कांस्टेंट है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेंगे, कम है तो कम रहेंगे, है ना। कम ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि एम्पलीट्यूड कम है फिर बढ़ गया, कम हो गया फिर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमने बात करी थी किसकी, नॉइस की, तो नॉइस में कुछ अलग ही कहानी आपके सामने आई थी। नॉइस क्या है, एक साउंड ही तो है ना। तो जब हमने नॉइस की साउंड वेव बनाई थी तो वो कुछ ऐसी बनी थी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है या जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो सकते, अरे बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन चेंज होने में भी आप बोल सकते हो कि सडन चेंज हो रहा है, कि पहले एम्पलीट्यूड कैसा है, आप बोल सकते हो कि कम है, फिर अचानक से बढ़ गया, फिर अचानक से कम हो गया, फिर हम बोल रहे हैं कि बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर और ही बढ़ गया। तो जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे नॉइस की साउंड वेव में, कहाँ, एम्पलीट्यूड में, ये चेंज कैसा हो रहा है, सडन हो रहा है। चेंज हो सकता है लेकिन यहाँ पे चेंज कैसा हो रहा है, सडन हो रहा है। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में भी हम बोलते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सडन ही हो रहे हैं, और प्लस कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है चेंज होने का। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशंस को हमने क्या बोल दिया, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस बोल दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, म्यूजिक की साउंड वेव की, म्यूजिक की साउंड वेव में हम बोलेंगे कि डेफिनेटली वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज कैसा होगा, एक डेफिनेट पैटर्न में होगा। आपको एक पैटर्न दिखाई देगा चेंज होने का भी। तो जब वाइब्रेशंस में
आप बोल सकते हो कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में हो, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वाइब्रेशंस बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी का ना एकदम सडन चेंज नहीं हो रहा है, हो तो रहा है लेकिन सडन नहीं है, एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे नॉइस है, नॉइस की यहाँ पे आपको साउंड वेव दिखाई दे रही होगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं वाइब्रेशन में, कहीं एम्पलीट्यूड ज़्यादा कहीं कम, है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, हमारे म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक की साउंड वेव को देखो ज़रा वाइब्रेशंस में। एम्पलीट्यूड जैसे मान को चलो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक मेन पोजीशन यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड पहले कम है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हुआ, ठीक है, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, दोबारा से कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप खुद देखो यहाँ पे ना, आपको ये चीज़, ये वाली जो चीज़ है ये आपको रिपीट होती हुई मिलेगी कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, है ना। देखो ये वाली चीज़ इसके जैसी है और ये वाली चीज़ इसके जैसी है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज कैसा हो रहा है, एक डेफिनेट पैटर्न में हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न में हो रहा है कि पहले बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, ऐसे। और ये पैटर्न चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकते हैं, अरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर बिना किसी पैटर्न में चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, तो फिर वो वाइब्रेशंस क्या हो जाते हैं, इरेगुलर, और वो इरेगुलर वाइब्रेशंस क्या करते हैं, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न में हो रहे हैं, सडनली चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वाइब्रेशंस बोलते हैं। और वो रेगुलर वाइब्रेशंस क्या करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। तो एक सिमिलैरिटी आपको नॉइस और म्यूजिक के बीच में मिल चुकी है कि दोनों में ही आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं, नॉइस और म्यूज़िक में, दोनों ही में जो वाइब्रेशंस है वो क्या हो रहे हैं, उनमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं। लेकिन फ़र्क है ये कि म्यूज़िक में जो चेंज है वो कैसा है, एक डेफिनेट पैटर्न में है, इसीलिए जो वाइब्रेशंस है वो कैसे हैं, रेगुलर हैं। और नॉइस में हम बोल रहे हैं कि डेफिनेटली वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो रहे हैं, लेकिन एक आप बोल सकते हो कि रैंडमली चेंज हो रहे हैं, सडनली चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए नॉइस के वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। आई होप आप समझ में सबको आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूजिकल साउंड्स और म्यूजिक आर एज फॉलोज। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं म्यूजिकल साउंड्स के, म्यूजिक के। द स्ट्रिंग्स ऑफ अ सितार मेक रेगुलर वाइब्रेशंस, सो अ सितार प्रोड्यूसेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हम सबको पता है, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें से आवाज़ कैसे आती है, म्यूजिक कैसे आता है। तो उनके जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं, जो उनके वायर्स होते हैं, मेटेलिक वायर्स, उनको हम क्या करते हैं, जाकर के प्लग कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सितार के अगर हम तार को क्या करेंगे, प्लग करेंगे, तो प्लग करने पे क्या होगा, जो वायर है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेशंस तो हो रहे हैं वहाँ पे सितार के तार के, लेकिन वो वाइब्रेशंस कैसे होंगे, वो होंगे रेगुलर वाइब्रेशंस। डेफिनेटली एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसीज उन वाइब्रेशंस में चेंज होंगे, लेकिन सडनली नहीं होंगे, एक आप बोल सकते हो कि प्रॉपर पैटर्न में चेंज होंगे। तो वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वाइब्रेशंस। और भाई रेगुलर वाइब्रेशंस अगर हो ही रहे हैं, मतलब वाइब्रेशंस अगर हो ही रहे हैं, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो साउंड कैसी होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस कैसे हैं, रेगुलर हैं, इसलिए वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, प्लेजेंट होगी सुनने में, मेलोडियस होगी, यानी कि साउंड क्या होने वाली है, म्यूजिक होने वाली है। The sound produced by a harmonium is also a musical sound. In fact, all the musical instrument, ये सिर्फ बात हारमोनियम या सितार की नहीं है, जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सितार, वीणा, गिटार, वायलिन, पियानो, फ्लूट, शहनाई, तबला, ढोलक, मृदंगम, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, म्यूजिकल साउंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे, वो भी कैसी, रेगुलर वाली वाइब्रेशंस। The speakers of radio, stereo systems and television also produce musical sounds या music. When a person sings a melodious song, he or she also produces musical sounds. जब कोई भी इंसान गाना गाता है, लड़का या लड़की, तो वो क्या करता है, अपने गले से म्यूजिकल साउंड्स ही प्रोड्यूस करता है या करती है। We enjoy musical sounds produced by the musical instruments.
और सिंगर्स बिकॉज दे गिव प्लेजेंट सेंसेशन इन आवर ईयर्स। अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें या किसी सिंगर की आवाज़ें, इन सभी आवाज़ों को हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे कानों को एक प्लेजेंट सेंसेशन देते हैं, राइट? चलो, इफ़ हाउ एवर अ म्यूज़िकल साउंड बिकम्स टू लाउड इट वुड बिकम नॉइस। लेकिन देखो, लाउडनेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना? कहने को तो म्यूज़िक बहुत ही मेलोडियस होता है, लेकिन अगर इस म्यूज़िक की लाउडनेस को बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि हम लाउड म्यूज़िक को भी जो है ना एंजॉय करेंगे, लेकिन एक फ़िक्स टाइम के लिए ही एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस जो म्यूज़िक है वो चाहे कितना भी लाउड हो, हम उस लाउड म्यूज़िक को हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। कि जैसे कि हम सपोज़ किसी शादी में गए हैं, बारात में गए हैं, डांस कर रहे हैं बढ़िया बैंड के शोर में, लेकिन आप बोल सकते हो कि आधा घंटा, 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा, इसके बाद में हमें लगेगा कि भाई अब हमारा जो सर है ना वो एकदम से चक्कर आने लगे हैं, सर दुखने लगा है। क्यों? क्योंकि ये जो आवाज़, ये जो शोर हो रहा है ना गानों का, ये शोर बहुत ही परेशान कर रहा है। इसका मतलब क्या कि कहने को तो वो गाने ही थे, लेकिन उन गानों से क्या हो गया, शोर हो गया। क्यों हो गया शोर? यानी कि वो जो म्यूज़िक है वो अब क्या बन चुका है, आपके लिए नॉइज़ बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि वो म्यूज़िक बहुत ही लाउड था। तो एक लाउड म्यूज़िक हम बोलते हैं कि बहुत देर तक हम उसे एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एक लाउड म्यूज़िक हम बोलते हैं कि हमारे लिए प्लेजेंट नहीं हो सकता है बहुत देर तक। एक सर्टेन टाइम के लिए हमें वो म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक हमें अच्छा लगेगा, इसके बाद में वो हमारे लिए अनप्लेजेंट बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि कभी आवाज़ बंद हो जाए, कभी ये शोर जो है ना बंद हो जाए। ठीक है? दस म्यूजिक कैन समटाइम्स बिकम नॉइस, यानी कि म्यूजिक भी हम बोलते हैं कि कभी कभी क्या बन सकता है, नॉइस बन सकता है, जब उसकी लाउडनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। दिस हैपन्स व्हेन वेरी लाउड म्यूजिक इज प्लेड एट अ डिस्को एंड व्हेन अ बैंड प्लेज लाउडली ड्यूरिंग अ मैरिज प्रोसेशन। तो हम बोलते हैं कि जब डिस्को में खूब गाने बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, शादी में जो बैंड वाले हैं खूब ज़ोर ज़ोर से जो है ना बजा रहे हैं, तो कुल मिला करके वहाँ पे उन केसेस में म्यूज़िक जो है एक नॉइस बन सकता है आपके लिए। एक फ़िक्स टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए आप जो है ना उस लाउड म्यूज़िक को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इसके बाद में लगेगा कि बस कान दुखने लगे, सर दुखने लगा, अब भगवान के लिए इस आवाज़ को बंद कर दो। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवाज़ की जो लाउडनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक म्यूज़िक की आवाज़ कम थी तब तक वो अच्छी थी, प्लेजेंट थी, लेकिन जैसे ही उसकी लाउडनेस हमने बढ़ाई तो वो नॉइज़ बन गई, है ना। तो जो साउंड है उसकी आप बोल सकते हो कि लाउडनेस जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सवाल ये उठता है कि मैम हम किस आवाज़ को जो है ना बोलेंगे कि वो लाउड है। तो ऐसा बोला जाता है कि 80 डेसिबल से कम की जो आवाज़ें होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो लाउड नहीं होती हैं, ठीक है। और जहाँ जो है ना साउंड की लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या कि अब वो आवाज़ क्या बन चुकी है, हमारे लिए लाउड बन चुकी है, वो अब हमारे लिए नॉइज़ का काम करेगी। आई बात समझ में? तो 80 डेसिबल याद रखिएगा, 80 डेसिबल से कम की जो आवाज़ें होती हैं, वो वाली आवाज़ें जिनकी लाउडनेस 80 डेसिबल से कम होती हैं, वो आवाज़ें हम सुन पाते हैं। वो हमारे लिए नॉइस नहीं है, लेकिन वो वाली आवाज़ें जिनकी लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा होती हैं, वो आवाज़ें लाउड हो जाती हैं। ठीक है, तो इस नंबर को आप ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में हमने म्यूज़िक और नॉइज़ को काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है ना। हमने ये समझ लिया है कि नॉइज़ क्या चीज़ है, म्यूज़िक क्या चीज़ है, दोनों को हमने डिफ़ाइन करना सीख लिया है। दोनों के ही हमने कॉजेज़ पता कर लिए कि कब एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, कब एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक होता है अपना कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, वो हम करेंगे कवर। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे टाइप करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहाँ पे आपको क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देने लगेंगे। साइंस है, हिंदी है, मैथ्स है, ठीक है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सब कुछ है। क्लास 8 की साइंस को देखने के लिए आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे।
अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो भी हम कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे हो जाएंगे आपको अवेलेबल। अब सपोज आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है, ठीक है ना, तो जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुल मिलाकर के फ़ायदा क्या है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यूट्यूब पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती भी है तो जो सीक्वेंस है वीडियोस का वो इतना ऊपर नीचे होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है, कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड आपको मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.